अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आजकल भारत की दुनिया भर में बहुत तारीफ हो रही है क्योंकि भारत ने वो करके दिखाया है जो अब तक कोई ना कर सका। भारत दुनिया का सबसे पहला मुल्क बन गया जिसने चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग की हो। India has become the first nation in the world. The fourth country to India has made space history. India has become the Chandrayaan-3. India has Successful moon landing. India's lunar probe. India has become अब इसरो की इस कामयाबी पर खबर ये आ रही है कि क्या इसरो नासा से आगे निकल चुका है, क्या इसरो ने नासा को बीट किया। इस हकीकत को जानने के लिए हमें बहुत पास से शुरू करना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। साल 1947 की बात है। सेकंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए सिर्फ 2 साल ही गुजरे थे और अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान तनाजा और भी बढ़ने लग रहा था। ये दोनों कंट्रीज 2 सुपर पावर की तरह उभर के आए हुए थे वॉर के बाद, लेकिन इन दोनों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में जबरदस्त क्लैश देखने को मिला। इनके बीच बाहरी रिवलरी की वजह से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। इस दौरान ये दोनों देश न्यूक्लियर हथियारों को और ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ये दोनों देश बैलिस्टिक मिसाइल्स की डेवलपमेंट करने लग रहे थे। एक ऐसी मिसाइल जिसका इस्तेमाल कर सके न्यूक्लियर हथियारों को डिलीवर करने के लिए। तो दोनों देशों को पता था कि अगर किसी मुल्क ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिससे स्पेस में पहुंचा जा सके तो उस मुल्क के पास हथियारों के मामले में एक बड़ा एडवांटेज होगा। इसी रीजन की वजह से दोनों देश कंपटीशन में लगे कि कौन सबसे पहले स्पेस तक पहुंच सकता है। इन दोनों के बीच एक स्पेस वॉर की शुरुआत हुई। साल 1955 में अमेरिका ने अनाउंस किया कि वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करेंगे स्पेस में। To share its meaning is not governed by the efforts of others. We go into space. इसे अनाउंस के कुछ दिन बाद सोवियत यूनियन ने भी कहा कि वो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं। करीब 2 साल बाद अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन इस रेस में आगे निकल गए। उन्होंने इतिहास रचाया स्पुतनिक को लॉन्च करके दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट। Soviet Union has launched the world's first satellite, Sputnik. एक महीने के बाद उन्होंने एक और सैटेलाइट भेजी, स्पुतनिक 2। इसके अंदर पहली बार एक लिविंग क्रिएटर था, एक कुत्ता जिसका नाम लाइका था। अमेरिका ने कैचअप किया जनवरी 1958 में जब उन्होंने पहले सैटेलाइट लॉन्च की, एक्सप्लोरर 1। इन दोनों देशों के बीच कंपटीशन इतना भयंकर था, मोटिवेशन इतना ज्यादा था कि स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस बड़ी तेजी से देखने को मिली। इसी बीच इंडिया में बैठे एक साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई बड़ा इंस्पायर होने लगे स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट को देखकर, स्पेशली स्पुतनिक के लॉन्च के बाद। साल 1957 में उन्होंने रियलाइज किया कि देश के विकास के लिए स्पेस में डेवलपमेंट करना कितना जरूरी है। साल 1962 तक उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस कर दिया था कि इंडिया के पास भी एक स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए और कुछ इस तरह से जन्म होता है इसरो का। India is aiming to become the 4th space agency to reach the mythical sphere. 16,000 से भी ज्यादा लोगों का इसरो संगठन है। इसे पूरी तरह से भारतीय संगठन कह सकते हैं। 1979, SLV-3 satellite launch vehicle. I was the project director, mission director. My mission is to put the satellite in orbit. शुरुआत में इसरो का नाम होता है इंस्पार्क, इंडियन नेशनल कमेटी स्पेस रिसर्च। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इसे सेटअप करते हैं अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डॉक्टर साराभाई को इसका चेयरमैन बनाया जाता है और यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम आज डॉक्टर साराभाई को जानते हैं एज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। अपने शुरू के दिनों में इंस्पार्क के पास बहुत लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज होते थे। यही वजह है कि ऐसे फोटोज आपको देखने को मिलेगी जहां पर रॉकेट के पार्ट्स को साइकिलों पर और बुलेट कार्स पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे ही इंस्पार्क किसी दूर के गांव में पुराने चर्च में बिशप के घर को कंट्रोल रूम बनाना पड़ता है। तो दूसरी तरफ ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जहां पर बेंगलुरु में किसी टॉयलेट को रिपर्पस किया जाता है एज सैटेलाइट डेटा रिसीविंग सेंटर। रिसोर्सेज की कमी की वजह से बहुत जुगाड़ करना पड़ा था शुरू में, लेकिन इंडिया की स्पेस की जर्नी ऑलमोस्ट इमीडिएटली शुरू हो गई थी। नवंबर 1963 में इंस्पार्क के एस्टेब्लिश होने पर सिर्फ 1 साल बाद इंडिया ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। ये एक साउंडिंग रॉकेट था, एक ऐसा रॉकेट जिसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं अलग अलग मेजरमेंट्स लेने के लिए। अर्थ के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया और उस वक्त उसे सप्लाई किया गया था नासा ने।
इसके सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडियन साइंटिस्ट को काफी एक्सपीरियंस मिला और नासा से सीख मिली और फिर भारत ने बनाया अपना पहला साउंडिंग रॉकेट जिसे नाम दिया गया रोहिणी 75 और 20 नवंबर 1967 को इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इसके कुछ साल बाद 15 अगस्त 1969 को इंडिया के 22nd ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में इनको स्पार्क को रिनेम किया जाता है एज इसरो, क्योंकि ये अब सिर्फ कम्युनिटी नहीं थी, ये इंडिया की खुद की ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद था स्पेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना देश के विकास के लिए। एक बार फिर से डॉक्टर साराभाई को चेयरमैन बनाया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन का। डॉक्टर साराभाई की लीडरशिप में इसरो के साइंटिस्ट बड़ी मेहनत से काम करते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में साल 1975 में जाकर इंडिया अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करता है जिसका नाम होता है आर्यभट्ट। His first satellite, Aryabhat, was launched into space. The satellite name was given after Aryabhat, who was a famous Indian astronomer, mathematician in the 5th century. अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साराभाई जिंदा नहीं रहते इस मकाम को देखने के लिए। इनकी वफात साल 1971 में ही हो जाती है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। लेकिन इनके बाद अगले इसरो चेयरमैन बनते हैं सतीश धावन, एक बहुत ही टैलेंटेड मैथमेटिशियन और एरोस्पेस साइंटिस्ट। वैसे इसरो ने जो पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी वो की गई थी सोवियत यूनियन से। पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया जाता है रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए और इसके बाद इसरो कई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर काम करता है, जैसा कि ऑगमेंटेड लॉन्च व्हीकल या फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV, जिसका इस्तेमाल किया जाता है सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजने के लिए। साल 1985 में इसरो एक बार फिर नासा की मदद लेता है इनसेट को लॉन्च करने के लिए। इनसेट का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, बेसिकली सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी अर्थ को ऑर्बिट में डाला जाता है जिनका मकसद होता है कम्युनिकेशन वीडियोस के थ्रू किया जा सके। इसकी मदद से अब इंडिया में टेलीविजन की ब्रॉडकास्ट करी जा सकती थी, वेदर की ब्रॉडकास्ट करी जा सकती थी, कोई डिजास्टर आ रहा है, कोई टर्नेडो आ रहा है कहीं पर, इसके जरिए पहले ही वार्निंग दी जाती थी। इन सैटेलाइट की वजह से इंटरेस्टिंग चीज देखने में ये थी कि जहां अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से बड़े कंपटीशन में लगे हुए थे, इंडिया ने टाइम टू टाइम इन दोनों स्पेस एजेंसीज की मदद ली। अप्रैल 1984 में एक और रिकॉर्ड टूटता है। राकेश शर्मा, एक फॉर्मर एयरफोर्स के पायलट, पहले और एक लौते इंडियन सिटीजन बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। ये एक्चुअली में सोवियत यूनियन के रॉकेट सोयूज 11 में बैठकर स्पेस गए थे। 8 दिन तक स्पेस में रहे थे एज अ पार्ट ऑफ सोवियत इंटरकॉस्मस प्रोग्राम। अगले 2 दशकों में इसरो की प्रोग्रेस और भी तेजी से बढ़ती है। साल 2008 में चंद्रयान 1 मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, इंडिया का पहला मिशन चांद पर जाने वाला। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2। ये एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है इसरो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दुनिया को पता चलता है कि इसरो भी किसी से कम नहीं है। इसके कुछ सालों बाद 2013 में इंडिया का सबसे पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल लॉन्च किया जाता है और इंडिया इतिहास में पहला मुल्क बन जाता है मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर करने वाला, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। 3, 2, 1, 0, +1, इसरो को एज अ स्पेस एजेंसी दुनिया के सबसे टॉप स्पेस एजेंसीज में गिना जाने लगता है। इंडिया को एक स्पेस सुपर पावर माने जाना लगता है। यह मार्स मिशन कई वजह से एक तारीखी मिशन था। इंडिया चौथा मुल्क था मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने वाला और भारत ने ये करके दिखाया सिर्फ 74 मिलियन के कॉस्ट में, जो बहुत कम कॉस्ट है। जो हॉलीवुड फिल्म बनी थी मार्शन, उसका बजट इसरो के इस मिशन से ज्यादा था। $108 उस फिल्म पर स्पेंड किए थे वर्सेस $74 मिलियन यहाँ पर। लेकिन एक सवाल जो बहुत लोगों की दिमाग में उठता है कि इसरो की ये बड़ी अचीवमेंट नासा के साथ कितनी फिट बनती है। क्या इसरो नासा की बराबरी कर सकता है? नासा सिर्फ 4 साल पहले बनी थी इसरो से, साल 1958 में, लेकिन तब से लेकर आज तक नासा ने 1000 से ज्यादा अनमैन्ड मिशन और करीब 245 मिशन लॉन्च की है आउटर स्पेस में। इनमें से सबसे बड़ा मिशन था साल 1969 में, जब पहली बार चांद पर इंसानों को भेज दिया गया।
नील आर्मस्ट्रांग पहले आदमी बन गए चांद पर कदम रखने वाले। इस मिशन का नाम था अपोलो 11। अमेरिका आज तक इकलौता मुल्क है जिसने इंसानों को चांद पर लैंड कराया है। इसके अलावा इसका टेलीस्कोप केपलर स्पेस जिसने हजारों एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया है, यानी वो प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं। नासा की मदद से ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया। एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसमें इंसान रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर नासा ने मार्स के सरफेस पर रोवर भेजे, जैसा कि 2015 में क्यूरियोसिटी मार्स की जमीन पर लैंड किया और रोवर पानी का पहला एविडेंस पाया कि मार्स पर लिक्विड स्टेट में वाटर एग्जिस्ट करता है। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जिसकी मदद से हमें नई चीजों के बारे में मालूम हुआ। तो आखिरकार कौन है स्पेस के रेस में आगे? अगर हम बात करें नासा की, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि नासा को एस्टेब्लिश किया था सोवियत यूनियन की रिस्पॉन्स में। He decides the way to beat the Soviets is to put a man on the moon. जबकि इसरो को किसी देश के साथ कंपीट करने के लिए नहीं बनाया गया कि इंडिया की किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग चल रही थी तो इंडिया को मजबूरी में आकर इसरो को डेवलप करना पड़ा, बल्कि इसरो का मकसद था स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना मुल्क के सोशियो इकोनॉमिक फायदे के लिए। ऊपर आपको देखकर लगेगा कि इनके मिशन काफी सिमिलर हैं, लेकिन अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो नासा का शुरू से ही रिसर्च एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट था। नासा ने अपोलो 11 मिशन इसलिए लॉन्च किया क्योंकि वो सोवियत यूनियन से आगे निकलना चाहते थे। वो पहला मुल्क बनना चाहते थे जो एक्चुअली में किसी ह्यूमन को चांद पर भेजे। वो दिखावे के मामले में इतना ज्यादा सुपर पावर बनना चाहते थे। यहाँ पर एक रेस चल रही थी। दूसरी तरफ इसरो ने ऐसी चीजों पर फोकस किया जिससे मुल्क का फायदा हो, जैसा कि एक ऐसा सैटेलाइट नेटवर्क बिछाया जा सके जिससे टेलीविजन की ब्रॉडकास्ट हो सके, वेदर की ब्रॉडकास्ट करी जा सके। हालांकि जो बाद के मिशन चंद्रयान या मंगलयान एक्सप्लोरेशन की कैटेगरी में ज्यादा फिट बनते हैं, लेकिन शुरुआत में इसरो का फोकस इन चीजों पर ज्यादा नहीं था। नासा के पूरे साल का बजट है अराउंड $24 बिलियन। अगर इसे कंपेयर करो इंडिया के स्पेस डिपार्टमेंट से, जिससे साल के $1.7 बिलियन मिलते हैं, और डीओएस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, तो इसरो को $1.7 में कुछ पोर्शन ही मिल जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो नासा का बजट 20 गुना ज्यादा है इसरो के कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली नासा के पास ज्यादा पैसे हैं स्पेंड करने के लिए, और एम्बिशन और एक्सपेरिमेंटल मिशन इसी की मदद से वो रोवर्स भेज पाते हैं मार्स पर, जुपिटर और मून सैटर्न पर मिशन भेज पाते हैं, एस्टेरॉयड तक पर भी वो स्पेसक्राफ्ट भेज पाते हैं। जबकि इसरो अपना ज्यादातर बजट स्पेंड करता है नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, स्पेस व्हीकल कंस्ट्रक्शन में, ग्राउंड स्टेशन में, और सिर्फ नेसेसरी मिशन ही कंडक्ट किया जाता है। इतना ज्यादा पैसा बचता नहीं है ज्यादा मिशन करने के लिए। तो नेचुरल सी बात है कि इतने सालों के बाद नासा का इंफ्रास्ट्रक्चर कई गुना ज्यादा बेहतर है इसरो के कंपैरिजन में। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर जरूर हैं जहाँ इसरो नासा से आगे है, जैसा कि एफिशिएंसी, रिसोर्सफुलनेस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो कुल मिला के इस वीडियो की समरी ये है कि अगर इसरो का बजट बढ़ा दिया जाए तो वो दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी बन सकती है। इसरो की इस कामयाबी पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।